जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आपको वीडियो लाइक तभी करना है जब आपको वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे और इसका कंटेंट यूजफुल लगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप लाइक नहीं करना, और आपसे मैं दोबारा लाइक करने के लिए सिर्फ अंत में बोलूंगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स लुइस, बी बेकरी कोट्रा, सी मैक्स वर्स्टैपेन और डी लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टैपेन और मर्सिडीज टीम के साथ ही वाल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। दोस्तों वर्स्टैपेन ने दूसरे स्थान पर रहे, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें दूसरा स्थान भी, कि दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन। और तीसरे स्थान पर कौन है? वाल्टेरी बोटास। तो दोस्तों याद रखें, जबकि बोटास जिन्होंने पोल से शुरुआत की निराशाजनक तीसरे स्थान पर आए। सर्जियो पारेज ने चौथा स्थान प्राप्त किया और लैंडो नॉरिस के साथ मैकलारेन ने के लिए पांचवा स्थान हासिल किया। तो दोस्तों चौथा और पांचवा स्थान भी याद रखें क्योंकि यह रेस के खिलाड़ी हैं और जीते हैं। तो लुइस हैमिल्टन इसके विजेता हैं, कौन से? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान निम्न में से किसे मिला? आपके ऑप्शन है ए रमेश गणपति, बी श्यामला गणेश, सी मधुरमा भागवत और डी हरदयाल राय। तो दोस्तों याद रखें कि जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान मधुरिमा भागवत को मिला है। दोस्तों जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित अपनी शिक्षिका श्यामला गणेश, तो यह कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आप बहुत अच्छे से याद रखें, और नाम क्या है? श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो यह पुरस्कार का नाम है जो कि आपको याद रखना है कि किस देश से संबंधित है? जापान से। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया वह सेप्टुजेनेरियन संस्थान के में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेवाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। इकेवाना जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया है, तो श्यामला गणेश को। दोस्तों आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को उगते हुए सूर्य तथा भूकंप और सुनामियों का देश भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि जापान विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जंग कोविड, बी समुद्र सेतु, सी समुद्र सेतु सेकंड और डी एकता। तो दोस्तों याद रखें, कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाजों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ से एक लाइन बहुत अच्छे से याद रख लें आप, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जहाज़ों को या कितने नौसैनिक जहाज़ों को यहाँ पर शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 7। और उनके युद्धपोत के 7 नाम क्या हैं? तो कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, तिरकंद, जलाश्वा और ऐरावत, यह 7 नाम है। कौन से? कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तवर, तिरकंद, जलाश्वा और ऐरावत 7 पोतों के नाम है, नौसैनिक जहाज़ों के नाम है जो कि तैनात किए गए हैं ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, और किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। और ऑपरेशन का नाम क्या है? तो समुद्र सेतु सेकंड। यह पॉइंट इस प्रश्न से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रहने चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई
और डी 4 मई। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र, तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर पूछा जाए कि विश्व टूना दिवस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि टूना डे मनाया जाता है और टूना क्या है तो एक मछली की प्रजाति है और यह 2017 में पहली बार मनाया गया है। तो आपको यह भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका पहला संस्करण विश्व टूना दिवस का 2017 है। इस प्रश्न से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, भारत और रूस के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। रूस चौथा देश और पहला गैर क्वाड सदस्य देश है। पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लें, नोट कर लें, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि रूस कौन सा ऐसा देश है जिसने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित किया भारत के साथ, तो चौथा, और अगर गैर स्क्वाड देखा जाए तो पहला है। जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। भारत का सबसे पहले अमेरिका, फिर जापान और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा तंत्र है। इससे भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नजर डालेंगे दोस्तों सबसे पहले रूस की तरफ, तो हम जैसे नक्शे में देख सकते हैं रूस को, आप देख लीजिए, यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश है। अब रूस से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो रूस की राजधानी मॉस्को है जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और रूस की मुद्रा रूबल है। दोस्तों मुद्रा और राजधानी बहुत अच्छे से याद रखें, और राजधानी का साथ में यह भी याद रखें कि यह किस नदी के तट पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी मॉस्को है जो मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है, तो साथ ही रूस की मुद्रा रूबल है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टिकोण से 9वां सबसे बड़ा देश है। तो कौन नहीं दोस्तों, यह कौन है? दृष्टिकोण से 9वां सबसे बड़ा देश है, आपको यह याद रहना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत है। दोस्तों मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है, तो यह उपनाम बहुत अच्छे से याद रखें कि मॉस्को का उपनाम क्या है, तो मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह रूस है। दोस्तों अगर रूस की हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से इसकी सीमाएं लगती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यह अगर देखा जाए कि सर्वाधिक सीमा साझा करने में, तो यह चीन के साथ विश्व में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। दोस्तों कैसे कि चीन भी 14 देशों से और रूस भी 14 देशों से सीमा साझा करता है। अब दोस्तों नजर डालेंगे कैस्पियन सागर की तरफ, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से लगती है, तो आपको उन 5 देशों के नाम याद रखने हैं। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर जो झील है, यह बड़े आकार के कारण इसको सागर बोला जाता है, बाकी यह है झील, और यह कुल 5 देशों से सीमा साझा करती है, इसकी सीमाएं लगती हैं। और उन 5 देशों के नाम है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, इसके तटवर्ती देश हैं। दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं कि रूसी ईरानी काजू खाकर तुर्की के काजू खाकर बेजान हो गई। तो ऐसे आपको 5 देशों के नाम याद हो जाएंगे, रूसी से रूस, ईरानी से ईरान, और काजू से कजाकिस्तान, और तुर्की से तुर्कमेनिस्तान, और अजरबैजान से अजरबैजान। ऐसे इसकी ट्रैक होगी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, HCL टेक को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई है? आपके ऑप्शन है ए विप्रो, बी टाटा, सी इन्फोसिस और डी टेक महिंद्रा। तो दोस्तों याद रखें HCL टेक को पीछे छोड़ विप्रो कंपनी तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई है। विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त किया है। TCS 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद दूसरी
सूची में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों याद रखें, फर्स्ट पर इन्फोसिस और सेकंड पर टीसीएस हैं, जो कि मतलब साथ में ही है। 11.51 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है? इन्फोसिस, और दूसरे पर है टीसीएस। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। और तीसरी पर कौन आ गया अभी? तो विप्रो, और चौथे पर पहुंच गया एचसीएल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने CLAP क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लैप, क्लीन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों एपी से आपको याद रखना है, क्लैप में जो एपी आ रहा है वह आंध्र प्रदेश के लिए है। तो क्लैप नाम से किसने? आंध्र प्रदेश ने। ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लैप नाम से जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना जुलाई के महीने में शुरू होगी। गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू होगा, और राज्य में बेहतर सीवेज जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी योजना की जाएगी। आप क्लैप का लोगो भी देख सकते हैं। स्वच्छ आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन द्वारा यह योजना, यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है क्लैप, और जिसका फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छे से याद रखें, क्लैप स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नजर डालेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश की तरफ, तो सबसे पहले हम इसको नक्शे पर ही देख लें। आंध्र प्रदेश जो कि पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी अगर हम सीमाएं देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से यह सीमाएं साझा करता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा लगती है। दोस्तों नजर डालेंगे आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों पर, तो दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसकी आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तथा याद रखें कि आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला भारत का पहला राज्य था। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन है, तथा यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। अगर आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखें तो अभी आपको बताया ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, यानम मतलब पुदुचेरी, एक उससे केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, और तमिलनाडु। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें तो गोदावरी, कृष्णा, बैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नर और स्वर्णमुखी आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो प्रमुख नदियों के नाम याद रखें, गोदावरी, कृष्णा, बैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नर और स्वर्णमुखी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश के 2 ही राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं, जो आपको पढ़ने हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों के नाम याद रखें, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख दोनों आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखें कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साथ ही दोस्तों एक और पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें कि देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश से। तथा देश की दूसरी किसान रेल किस राज्य से, तो भी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चली। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसका नाम भी कि अनंतपुर, कहां का? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां तक? दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चली। और साथ ही याद रखें कि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। तो अगर आपसे 2019 की रैंकिंग है यह, जहां इसको शीर्ष स्थान मिला था 2019 में, और आपको यह याद होना चाहिए कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की रक्षा, आग से बचाने वाले फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको वो तो अग्निशमन से याद आ जाता है कि जो फायर फाइटर हैं उनके लिए मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1999 में मनाया गया था। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस या इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया था पहली बार, तो आपको पता होना चाहिए कि 1999 में पहली बार मनाया गया था, और यह प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नीति आयोग,
बी योजना आयोग, सी विदेश व्यापार महानिदेशालय और डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया है। इसके तहत आयात की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को संशोधित किया गया है। जारी विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य विदेशी बिक्री को दोगुना करके 900 अरब डॉलर करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे लेटेस्ट विदेश व्यापार नीति पूछी जाए कौन सी है, तो 2015 से 20 अभी विदेश व्यापार नीति चल रही है। और यह किस मंत्रालय द्वारा, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया गया है। तो बहुत अच्छे से, यह भी बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है। आपके ऑप्शन है ए वैष्णो देवी यात्रा, बी अमरनाथ यात्रा, सी चारधाम यात्रा और डी ज्योतिर्लिंग यात्रा। तो दोस्तों याद रखें, उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। दोस्तों प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चारधाम की यात्रा को स्थगित किया जाता है। साथ ही केवल यहाँ पर आपको बता दें कि अब इन चार धामों में सिर्फ पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। तो पूरे देश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा की अभी के लिए बंद किया जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखना कि पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। दोस्तों अगर आपसे इन चार धामों के नाम पूछ लिया जाए तो आप याद रखना, यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ जो कि चामोली में है, केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग पर है और गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी में है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, उत्तरकाशी के दो हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। साथ ही रुद्रप्रयाग के पास है केदारनाथ और चामोली में है कौन सा, तो बद्रीनाथ। यह चार धामों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।